बच्चों, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एनडीए एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है हमारे जिस कैंडिडेट ने AIR 264 के साथ। स्वागत है गर्वित आपका। तो सबसे पहले कैसा फील कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो अपना ड्रीम अचीव करने के बाद। बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे 11th-12th में रहा, हाँ। दोस्तों के साथ रहे, फिर एग्ज़ाम की तैयारी करी, जिस चीज़ में जाना चाहते थे वो मिला। उसके बाद ट्रेनिंग करते हुए भी 1 साल हो गया लगभग। वहाँ पे जाते हैं तो बढ़िया लगता है, कभी भी ऐसा रिग्रेट नहीं है कि ना यहाँ आ गए। बढ़िया है। देखो, मैं बता दूं आपको कि मैं यहाँ पे कोई ऐसा अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। एनडी में आपको ही पता है केमिस्ट्री कितनी आती है, केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ। ज़्यादा गाइड मैंने इसको एसएसबी के लिए 1-2 बार पर्सनल इंटरव्यू लिया था, बस इतना ही रोल है मेरा इसकी जर्नी में। तो थोड़ा सा जानते हैं गर्वित से बैकग्राउंड इनका क्या है, फैमिली बैकग्राउंड। वहाँ पे सेल्फ डिस्क्रिप्शन हमें लिखना होता है साइकोलॉजी टेस्ट में, तो आज इनका सेल्फ डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे लेते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कैसा रहा आपकी जर्नी, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। जैसे फैमिली में अगर मेरी देखें तो जैसे सबसे पहले दादाजी से स्टार्ट करें। हाँ। तो दादाजी सिविल सर्वेंट थे। हाँ। इंडियन जुडिशियल सर्विसेज में थे और मेरी दादी गवर्नमेंट टीचर थी। फिर उसके बाद जो मेरे पापा की और हम देखें तो वो फाइनेंस में थे और जो मेरी मदर है वो हाउस वाइफ थी। कोई भी आर्मी से कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, ना ही किसी का घर में ऐसा कि पहले पापा का या किसी रिश्तेदार का रहा हो कि आर्मी में जाए। लेकिन तब भी हमेशा से जब भी आर्मी वालों को देखा या फिर जो यूनिफॉर्म के प्रति जो भी अधिकतर जाएंगे सबको यूनिफॉर्म के प्रति जो प्यार है, या फिर अगर हम देखते भी हैं, अगर आर्मी वाले देखें या फिर कोई अपना जो सोसाइटी उसमें प्राउड फीलिंग किस सर्विस में आ रही है तो आर्मी की लगती है, इस कारण वहाँ जाना था। तो आप लोग ये मिसकंसेप्शन हटा दो कि भाई आर्मी बैकग्राउंड होता है तो तभी सिलेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है ना। माइंड में डाल दिया जाता है कि कुछ वेटेज मिलता है स्पेशल अगर सर्विसेज में रहे हैं फैमिली बैकग्राउंड, तो ये तो मिसकंसेप्शन हटा सकते हैं, है ना। फिर और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसका बहुत ही तगड़ा था। जनरली हमें ये बताया जाता है कि भाई PCM लो अगर आपको एनडीए एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो आप लोगों को बता दूं, इसने ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करी थी विद मैथमेटिक्स एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन बनाया, इसका आइडिया कैसे आया? सर ह्यूमैनिटीज मैंने ली क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से सोशल साइंस में इंटरेस्ट था, प्लस जनरल नॉलेज में मेरे को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत अच्छी लगती थी। फिर जब मेरे को पता लगा कि ह्यूमैनिटीज मेरे लिए सही रहेगा तो मैं सोचा सब्जेक्ट्स क्या लूं। तो मैथमेटिक्स था वो मेरे को लेना ही था क्योंकि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, इसको सॉल्व करना है और जो सॉल्व करने में मजा आता था। फिर साथ में इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट था, प्लस ज्योग्राफी थी वो मेरे को लेनी भी थी, प्लस उसका जो एनडी में वेटेज देखा जाए तो सोशल साइंस के पोर्शन में बहुत अच्छा है। साथ में सर एक वीक जो अपने माइनर सब्जेक्ट लेना था उसमें मैंने सोशलॉजी लिया ताकि जो बाद में एसएसबी देनी पड़ती है तो उसमें हमें सोसाइटी के बारे में जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, सोसाइटी वर्क कैसे करती है, तो उसके लिए सोशलॉजी ली। वैसे इंग्लिश कॉमन सब्जेक्ट रहता ही है। तो रिटन एग्जाम के लिए मतलब जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये दिमाग से निकाल दो आप लोग कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो ऑप्शनल में ले सकते हो, मैथ रहेगा क्योंकि वो क्वालिफाइंग पेपर है, सेक्शनल कट ऑफ है, तभी आपका जीएटी वाला पेपर चेक होगा, वरना चेक ही नहीं होता है। ठीक, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहा है। रिटन एग्जाम को बहुत ही टफ माना जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप बताओ क्या आपने प्लानिंग करी और कब से तैयारी स्टार्ट करी? सर अगर हम रिटन एग्जाम की और देखें एनडीए की तो 2 फेज में है। फर्स्ट जो शिफ्ट होगी उसमें आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम होगा जो 300 मार्क्स का है और जिसकी कट ऑफ लगभग 60 मार्क्स से 75 मार्क्स रहती है। अब इतनी कम कट ऑफ अगर देखें तो लगती है, लेकिन जब वहाँ एग्जाम की जो टफनेस देखेंगे तो उसके हिसाब से बहुत है। फिर उसके बाद सेकंड पेपर हमारा होता है गेट का, जिसमें 600 मार्क्स का पेपर होता है और उसमें 200 मार्क्स की इंग्लिश, 200 मार्क्स की साइंस और 200 मार्क्स की सोशल साइंस आती है। तो सर मैंने लगभग एग्जाम हमारा सितंबर में था रिटन एग्जाम, और मैंने जून की स्टार्टिंग से इसकी बिल्कुल ढंग से जो प्रॉपर तैयारी स्टार्ट करी थी। उससे पहले जो मेरी पढ़ाई थी जैसे मैथमेटिक्स था या फिर जनरल नॉलेज था तो वो मैं लगातार पढ़ता रहता था क्योंकि वो सेल्फ इंटरेस्ट की बात थी और मेन वहीं से बेसिक्स क्लियर थे। जो स्टार्टिंग वाला 9th-10th क्लास था वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करी। तो स्टडी मटेरियल क्या फॉलो करे अगर बच्चा कोई स्कूल में पढ़ रहा है और अब तो रिसोर्सेज ओपन है, तो आपने कहाँ से क्या रिसोर्सेज यूज़ किए, तो एक बार वो भी बता दो ताकि हेल्प हो जाए, मतलब किसी को कहीं जाना ना पड़े, घर से अपना जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उसके लिए। तो जैसे इंग्लिश के लिए तो सबसे पहले मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स थे लगभग 20-25 ईयर्स के सिर्फ वो सॉल्व किए। 20-25 ईयर्स के जो वो थे पेपर सॉल्व करें और उसके साथ जो वोकैबुलरी थी जिसमें को प्रॉब्लम लगी तो वो सब मैंने सॉल्व करी। अब वोकैबुलरी साथ साथ करते रहेंगे तो जितने भी जो मेन 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश पेपर में, अगर आप सिर्फ वोकैबुलरी प्रिपेयर कर रहे हो तब भी आप लोग को 40 मार्क्स कर लोगे। उसके बाद अगर साइंस की तरफ देखें तो साइंस जनरल साइंस का पोर्शन रहता है, प्लस 9th-10th में पढ़ी हुई थी
तो एग्जाम के अब जो लास्ट के 4 मंथ्स उसमें मैंने रिवीजन स्टार्ट करा, और यूट्यूब से मैंने शॉर्ट वीडियो देख के, या फिर जैसे अपने चैनल पे आपकी केमिस्ट्री की वीडियोस थी उनको देख के, फिजिक्स के अलग टीचर ऐसे जो सब्जेक्ट में स्पेसिफाइड वो टीचर लगे उनकी वीडियो देखी। सोशल साइंस में ये था कि जीके की तरफ हमेशा से इंटरेस्ट था, तो प्लस पॉइंट था। वहाँ बेसिक में हमेशा पढ़ता था, तो उसके लिए कोई स्पेशल मैंने ध्यान दिया नहीं। और फिर मैथमेटिक्स की तरफ देखें, उसके लिए मैं जैसे अपने मॉड्यूल होते हैं, स्कूल में रेजोनेंस का मॉड्यूल पढ़ाए थे टीचर एक्स्ट्रा, तो उसको सॉल्व करते थे, वो बहुत सफिशिएंट लेवल पे था। एक बात और बताना चाहूँगा यहाँ पर कि मैं केमिस्ट्री लैब में, हम लोग स्पेयर टाइम में बैठते थे तो वहाँ गर्भित मिलता था, मैथ सॉल्व कर रहा होता था। हालांकि आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट का कोई लेना देना नहीं है केमिस्ट्री लैब से, बट फिर भी, और फुल फ्रीडम थी, हमने भी पता है भाई पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया रिटन एग्जाम के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप जहाँ पे सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेक होता है, SSB। तो पहला दिन कैसा रहा? क्योंकि पहले दिन अगर हम लोग सेलेक्ट हो गए तो फिर 4 दिन के लिए हम लोग फ्री माइंड हो जाते हैं कॉन्फ्रेंस तक। तो स्क्रीनिंग पे क्या ध्यान रखना है PPDT में और OIR टेस्टिंग में, तो वो आप थोड़ा सा बता दो। सर स्क्रीनिंग जो टेस्ट है उससे पहले जैसे हमें 6 बजे SSB सेंटर रिपोर्ट करना पड़ता है सुबह। उसके बाद सबसे पहले हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके बाद हमारा SSB का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। उसमें सबसे पहले जितने भी लोग होते हैं उन सबको एक बड़े सभा में ले जाया जाएगा। वहाँ 2 रीजनिंग के टेस्ट होंगे जिनको OIR टेस्ट बोलते हैं, यानी ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। तो दोनों टेस्ट होंगे, एक वर्बल रीजनिंग होती है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग। बहुत सारे जो टीचर्स हैं या फिर अगर फील्ड में स्पेशल ऑफिसर्स देखें जो अकेडमीज रन कर रहे हैं, तो कहते हैं कि OIR जो कि एक रेटिंग है ऑफिसर की इंटेलिजेंस की, अगर वो अच्छी है तो ऑफिसर पहले हर टेस्ट में पास कर लेगा। और जो भी स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहा है अगर वो रीजनिंग बढ़िया कर सकता है तो उसको हर चीज में निकाल देंगे। अब इसमें रेटिंग्स होती है, हम स्टार्टिंग से NTSC की तैयारी कर रहे थे तो उसमें बढ़िया हो गया। उसके बाद सेम वहाँ पे मैं एक हेजी सी पिक्चर दिखाई गई, उस पर हमें स्टोरी लिखनी थी। 3 मिनट्स के अंदर हमने एक स्टोरी लिखी उस पर सब बच्चों ने। उसके बाद हम सबको बाहर भेज दिया गया, वहाँ हमारे ग्रुप्स डिवाइड करे गए। हमारे टोटल जिन बच्चों ने रिपोर्ट करा था उसके लगभग 80 थे, और हमें 16 के 5 ग्रुप्स में डिवाइड करा। अब हर ग्रुप को डिस्कशन के लिए ले जाया गया अलग अलग हॉल में, हमारे डिस्कशन हुए, फिर एक कॉमन स्टोरी हम में से किसी एक को नॉमिनेट करके सुनाई। मेरे ग्रुप से मैं नहीं था जो नॉमिनेट हुआ। अधिकतर को ऐसा लगता है कि जो PPDT में नॉमिनेट हुआ ग्रुप की स्टोरी सुनाने के लिए उसका सिलेक्शन होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ग्रुप में जो बल्कि जिसने स्टोरी सुनाई थी वो खुद स्क्रीन आउट हो। हाँ जी। और बाकी सब हमारे ग्रुप से लगभग 16 का ग्रुप था, और स्क्रीन इन हमारे ग्रुप से 6 बंदे हुए थे। उसके बाद सर वहाँ से आपको ले जाया जाता है बाहर, एक जगह बैठे, फिर आपका रिजल्ट बताया जाता है कौन स्क्रीन इन है कौन स्क्रीन आउट है। ठीक है, तो ये तो हो गया स्क्रीनिंग का। यहाँ पे एक बात पर्सनल अपना एक्सपीरियंस ऐड करना चाहूँगा कि मतलब पॉइंट्स बोलने का टाइम आपके पास सफिशिएंट रहता है। 3-4 मिनट तो खूब फिश मार्केट चलता है, लेकिन फिर सबके पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं। तो आप उस मोमेंट का वेट करो और एकदम थोड़ी सी लाउड पिच में आप वहाँ पे अपना पॉइंट हिट करो, तो वो जल्दी असेसर के पास पहुँचता है। फिश मार्केट में तो अपना पॉइंट हो नहीं पाता है। फिर सेकंड डे से आपका साइकोलॉजी टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ एक पिक्चर दिखाई, अब 10-11 पिक्चर्स दिखाएंगे इजी, है ना। तो वहाँ पे सेल्फ डिस्क्रिप्शन आपका जैसा कि अभी हमने इनका लिया वो चलेगा। फिर आता है ग्राउंड टास्क, वहाँ पे आपका टीम वर्क बहुत मैटर करता है। तो फ़ोन वगैरह आपके पास होता नहीं है, तो फिर वो एक बॉन्डिंग बनाने में अच्छा रहता है दोस्त लोगों के साथ, है ना। तो ये तो हो गया SSB के बारे में। और कोई ग्राउंड टास्क में अगर आप कोई पर्सनल ओपिनियन देना चाहो, किन बातों का ध्यान रखना है? जैसे कमांड टास्क है ना, तो किस तरीके से कमांड देना है? हाफ ग्रुप टास्क है या ग्रुप टास्क है? तो आप पहले से ही कुछ प्लानिंग करी थी ड्यूरिंग योर स्टे एट SSB सेंटर, या रैंडम जाके आप लोग ले किए? तो कैसा रहा वहाँ पे? सर जैसे ग्रुप होता है वो पहले से डिसाइडेड है कि कौन कौन ग्रुप टास्क देने जाएगा एक ग्रुप में। तो अगर ऐसे कुछ नहीं होता कि अब ये इससे मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई तो ये मेरे को ग्रुप टास्क में सपोर्ट करेगा। कोई भी जो वहाँ कैडेट आ रहा है या स्टूडेंट आ रहा है वो चाहेगा कि उसका सिलेक्शन हो, ये उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ना कि आपका। तो वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं रहेगा, आपको दिखाने के लिए बॉन्डिंग रहेगी, पर मेहनत खुद को करनी पड़ेगी। प्लस पॉइंट है सर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए खुद पे। कोई भी डिसीजन लेना है सोच समझ के लेना है, डिसीजन को टाइम दो पर उसकी वर्किंग को नहीं। अब पहले डिसीजन सोच समझ के लो, फिर तुरंत उस काम को कर दो। ग्रुप जो आपका डिस्कशन होगा उसमें खुद के पॉइंट्स अच्छे सोच समझ के बोलिए, क्लियर पॉइंट्स बोलिए, ना कि कोई हेजी पॉइंट्स हैं एक बात को घुमाए फिराए जा रहे हैं तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। आपका जो पॉइंट्स है आपका मेन फोकस ये रहना चाहिए कि जो आपके साथ वाले हैं उनके ऊपर आप एनफोर्स ना करो, बल्कि उनको पॉइंट समझाओ, तो उनको खुद लगे कि आपके पॉइंट्स वैलिड है, वो वैलिडेट करेंगे, तो ग्रुप में आपकी प्रशंसा के तौर पे पॉइंट्स को गिना जाएगा। ठीक है।
और जैसे अब तो आप ट्रेनिंग भी कर रहे हो, Yes, sir. तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे डिफेंस एस्पिरेंट्स को कि अपना फिजिकल मेंटेनेंस किस तरीके से करें कि वहाँ पे जाके ट्रेनिंग में कोई दिक्कत ना हो, है ना, एकदम से लोड ना पड़े, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करे कोई अगर तैयारी कर रहा है तो? सर मैं जैसे स्टार्टिंग से घर पे रहा, कहीं बाहर गया नहीं, हाँ ना ही मेरे को कोई ऐसे एक्सरसाइज वगैरह का शौक था, लेकिन फिर भी जब मेरे को ऐसा एसएसबी के लिए जाना था तो मेरे को थोड़ा लगता था कि पर्सनैलिटी फर्क डालती है, हाँ और अगर मेरे को आर्मी में जाना तो थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो मैंने रनिंग स्टार्ट करी, बेसिक घर पे एक्सरसाइज करता था, पुशअप्स हो गए, चिनअप्स हो पार्क गए। में भी मिले थे pull-ups। खास बार, है ना? Yes, sir। उस टाइम हो चुका था एग्जाम। हाँ उस टाइम हो चुका। तो भाई ऐसा नहीं है डोले सोले बनाने जिम जाना है, बस ये है कि हाँ अगर रनिंग करवाई जाए आपसे तो आप रनिंग में फैटिग फील ना करो, है ना, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आपको इतना फिजिकल वर्क करना है। Yes। ठीक, तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि जब आपने तैयारी शुरू करी थी, मतलब पहले अटेम्प्ट था ये, इससे Yes। पहले दिया था रिटन नहीं, first एग्जाम? attempt। फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो खैर कोई मतलब ऐसा मिस्टेक तो हुई नहीं, फिर भी अगर एक ऐसा पॉइंट जो आपको लगे कि तैयारी करने से पहले अगर मेरे को पता होता तो मेरी तैयारी और एफिशिएंट होती, तो ये पॉइंट हम अपने एक्सपीरियंस तक भेजेंगे। सर प्रोकास्टिनेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है, हाँ क्योंकि जैसे मैंने रिवीजन का प्लान बनाया था हाँ कि ना लास्ट के 4 मंथ्स रहेंगे मैं सिर्फ रिवीजन करूंगा, हाँ जबकि मैंने देखा कि लास्ट के 4 मंथ में मैंने सिलेबस कंप्लीट करा, कि मैं स्टार्ट होता था अब तो एग्जाम में टाइम है, तो प्रोकास्टिनेशन हर स्टेज पे सर, पहले अगर आप रिटर्न दे रहे हो उसके बाद एसएसबी में प्रिपरेशन क्या है, खुद को जानना, हाँ तो उसके लिए भी अगर आप मेहनत नहीं करोगे, हर चीज को टालते रहोगे तो ना फिर नहीं हो पाता, वहाँ दिक्कत आती है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि रिटन होगा तब हम एसएसबी की तैयारी Yes, करें, ये तो अपना मतलब डेली रूटीन में होना चाहिए। Yes। आप मिरर के आगे खड़े होके बोलो, देखो आपके स्पीकिंग स्किल्स कैसे है ना। Yes। ये सब ठीक है गर्वित, थैंक यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आई होप कि आप और अच्छा करोगे। तो अभी स्टार्ट है 12th लेवल पे, यही एग्जाम था यूपीएससी का जो हमने फोड़ा है, अभी तो और भी एग्जाम्स हैं और भी प्रमोशन वेट कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।